हेलो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि वीडियो देखने के बाद सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मैं इन वीडियोस को बनाने में बहुत मेहनत करती हूँ और इसी से मैं अपना खर्चा चलाती हूँ। जो भी सब्सक्राइब करेगा मैं दुआ करती हूँ कि उसकी जिंदगी बहुत अच्छी, अमीर और खुशहाल हो। प्लीज प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब सुनिए, ये कहानी उस वक्त की है जब मैं 18 साल की थी। मेरे चाचा की उम्र 45 साल थी। मेरे चाचा ने मुझे एक पुरानी किताब दी और कहा कि इसे पढ़कर जल्दी फैसला लो। तुम्हें बताता हूँ कि परिवार की विरासत कैसे संभाली जाती है। उनकी बातें सुनकर मैं डर से कांप रही थी। मैं ये किताब नहीं पढ़ सकती। दोस्तों, पूरी कहानी सुननी है, लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक कर दो और नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब बटन दबाकर चैनल सब्सक्राइब कर लो। जो सब्सक्राइब करेगा उससे मैं रात को कॉल करूंगी, इसलिए जल्दी से सब्सक्राइब कर लो। मुझे बहुत शर्म आती है। अभी मुझे ये सब नहीं करना। मुझे बहुत डर लग रहा है। तुम्हें डरने की क्या जरूरत है मेरी बच्ची? परिवार में ये सब होता ही है और मैं तुम्हें अच्छी तरह से समझा देता हूँ। प्लीज मुझे ये सब नहीं करना और मैं किसी कीमत पर भी ये किताब नहीं पढ़ सकती। चलो, मैं ही तुम्हें पढ़कर सुनाता हूँ। मैं तुम्हारा चाचा हूँ, मुझसे कैसा शर्माना। ये कहकर वह मेरे पास आए और किताब खोलकर पढ़ने लगे। एकदम से मैंने अपनी आंखें बंद कर ली। मैं भारी भरकम लाल रंग की साड़ी में दुपट्टा सर पर टिकाए बैठी थी। आंखों से आंसू का समंदर बह रहा था। मेरी आंखों में वो खुशी नहीं थी जो हर लड़कियों के किस्मत में लिखी जाती है। मैं बिल्कुल चुपचाप बैठी थी। मेरी सांस भी धीरे धीरे चल रही थी। चेहरे पर दुपट्टा डाले, हाथों की मेहंदी में उलझी सोच रही थी। ये पल जो हर लड़की के लिए बहुत खास होता है, मेरे लिए क्यों एक बुरी किस्मत जैसा महसूस हो रहा था। रमेश, ये नाम बचपन से मेरे कानों में पड़ता आया था। इस चेहरे को मैं हमेशा देखती आई थी। एक ऐसा आदमी जो अपनी मर्जी का मालिक था, जिसके तेवर बहुत गुस्सैले थे। उसके हर फैसले पत्थर की लकीर जैसे होते थे। मैं हमेशा ये सुनती आई थी कि रमेश को गुस्सा बहुत जल्द आता है। वह किसी की नहीं सुनता। उसका बस चले तो पूरी दुनिया को अपने गुस्से की आग में जला दे। अब वो आदमी मेरा सलाहकार बनने वाला था। दिल चाहा कि सब कुछ छोड़कर भाग जाऊं, मगर भाग कर जाती भी कहाँ। मेरी तो किस्मत लिखी जा चुकी थी। आज की शाम मुझ पर मोहर लगने वाली थी। पूरा गांव हर तरह के रंग बिरंगे फूलों से सजाया हुआ था। बड़े बूढ़े बच्चे सब खुशी में बैठे हुए थे। रमेश भी एक कुर्सी पर बैठा हुआ था, जो किसी राजा से कम नहीं लग रहा था। रमेश की आंखों में जीत का गुरूर और होठों पर मुस्कुराहट थी। उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। उसके दोस्तों ने उसे छेड़ा तो वो हल्का सा हंसा, और हंसता भी क्यों ना, आखिर उसने 18 साल का इंतजार किया था। मैं उस नन्ही सी जान के लिए पूरे 18 साल उसके बड़े होने का इंतजार किया, और अब वह इस वक्त मेरी जिम्मेदारी हो चुकी है। रमेश की आंखों में तो मुझे पाकर बहुत खुशी झलक रही थी, जैसे उसे कोई खजाना हाथ लग गया हो, और वह मुझे बरसों से देखता आ रहा था। मैं शुरू से ही बहुत मेहनती और सीधी साधी सी हर तरफ मदद करती रहती थी, और मैं रमेश के दिल में तो पैदा होते ही बस गई थी। वो जानता था मैं उससे बहुत छोटी हूँ, लेकिन फिर भी वह मुझे विरासत सौंपना चाहता था। उसे यकीन था वक्त के साथ साथ मैं सब कुछ सीख जाऊंगी। वो तो अपनी मर्जी से ये फैसला कर रहा था, लेकिन मैं तो अपनी किस्मत पर रो रही थी। उसके परिवार में वह सबसे बड़ा था, इसीलिए वह सब उसकी इज्जत किया करते थे। अब तो गांव के बुजुर्ग भी आ चुके थे। बैठक भी सजाई जा चुकी थी। बैठक के आसपास सभी लोग चुपचाप बैठे बुजुर्गों की बातों को सुन रहे थे। उस बैठक में भाग ले रहे थे। जैसे जैसे बुजुर्ग बोलते, मेरे दिल की धड़कनें बढ़ती चली जा रही थी। मैं नहीं चाहती थी कि रमेश से मुझे ये विरासत मिले, लेकिन बुजुर्ग फैसले को संपन्न करने की कोशिश कर रहे थे। बुजुर्ग मुझे हर वो सलाह देने की कस्में खिला रहे थे, लेकिन मुझे होश कहाँ था। मेरी आंखों से बेबस होकर आंसू मेरे होठों तक आ रहे थे। मेरे होंठ कांप रहे थे, दिल जैसे किसी ने मुट्ठी में जकड़ लिया हो। मैंने सर उठाकर देखा। आसपास सबके चेहरे पर एक सा असर था। फैसला हो चुका था। अब हम दोनों के बीच विरासत सौंपने बाकी था, और वह भी संपन्न करने की तैयारी चल रही थी। मेरी माँ सामने ही बैठी थी। आंखों में आंसू थे। वजह से कह रही हो, मेरी बच्ची, मेरी लाचारी को समझो। मैं बिन पिता की बच्ची थी, इसलिए कुछ भी ना बोल पाई थी।
ज्यादातर रोने की वजह से मेरी हिचकियां बन गई थी। मैं फूट फूट कर रोने लगी। मेरा दिल चाहा कि मैं जोर से चीखूं और इस बैठक से कहीं दूर भाग जाऊं, मगर मेरी जुबान साथ नहीं दे रही थी। बुजुर्गों ने विरासत सौंपने शुरू कर दिए थे। मैंने दुपट्टे के पीछे अपने होठों को जोर से दबा लिया था। आंसू मेरे गालों से होते हुए होठों पर बहता जा रहा था। दिल जैसे किसी ने मुट्ठी में दबा लिया हो। आखिरकार कांपते कांपते मैंने वो सारी सलाह पूरी कर ली। विरासत सौंपना संपन्न हो गया। विरासत सौंपने के बाद मेरी विदाई नहीं हुई थी। बुजुर्गों ने विदाई 2 साल बाद की रखी थी, जिसकी वजह से मुझे मेरे घर में भेज दिया गया था। घर भी आज बेहद सजाया गया था। मैं अपने घर में आ गई थी। यहाँ एक सुकून था, जैसे किसी ने मेरे सर पर से बोझ हटा दिया हो। लेकिन मेरी धड़कनें तो अभी भी बेकाबू चल रही थी, क्योंकि रमेश अभी गया नहीं था। बाहर आंगन में रमेश अपनी शान में कुर्सी पर बैठा था। उसकी आंखों में जीत की एक चमक थी, चेहरे पर तसल्ली, जिसमें एक अजीब सा सुकून था। 45 साल का आदमी जो गांव में एक जमींदार की तरह राज करता था, आज अपनी पसंद की वारिस को हासिल कर रहा था। वह ऐसा आदमी था जिसके नाम से लोग कांपते थे, जिसकी आंखों में झांकने की किसी की भी हिम्मत नहीं थी। वह बहुत ही गुस्से वाला इंसान था। सब जानते थे, यहाँ तक कि उसकी पत्नी भी उससे डरती थी। उसके फैसले हमेशा ही बिल्कुल पक्के होते थे, और जो बात उसके मन में आ जाए वह करके ही दम लेता था। एक ही बात उसके मन में थी, मुझे विरासत सौंपना। जिसके पास ताकत हो वो कुछ भी कर सकता था, लेकिन मैं तो एक बिन पिता की बेटी थी। मैं कैसे अपना फैसला सुना सकती थी? जब बुजुर्ग कस्में खिला रहे थे तो वो रोबदार आवाज में कहने लगा, मैं हर सलाह देता हूँ, मैं इसका पूरा ख्याल रखूंगा। उसका जोरदार आवाज सुनकर ही एक पल के लिए मैं कांप गई थी। उसको पहले से ही पता था कि मैं उसे पसंद नहीं करती, लेकिन फिर भी वह मुझे विरासत देना चाहता था। विरासत सौंपना पूरा हो चुका था। मेरे दिल में तो एक बेनाम सा डर पैदा हो रहा था। मेरी आंखों में आंसू भर गए थे। जिस्म जैसे किसी बोझ तले दब गया था। विरासत सौंप चुकी थी, फैसला हो चुका था। अभी मैं अपने आंसू साफ करने का सोच भी नहीं पाई थी कि दरवाजा खुला और मेरी माँ घर में दाखिल हुई। मुझसे कहने लगी, मेरी बच्ची, मेरी गुड़िया, मैं बहुत मजबूर थी। इस मजबूरी के कारण मैंने तुम्हें ये विरासत लेने दी। अगर मैं ऐसा ना करती तो वह तुम्हारी जिंदगी बर्बाद करके रख देता। मैं बेबस थी, मुझे माफ कर दो। मेरी बच्ची, मेरी बेटी तो अभी पूरी जवान भी नहीं हुई है, और मैं अकेली विधवा होकर क्या कर लूंगी? पूरा गांव उन लोगों के हाथ में है। हमारा कोई रिश्तेदार उनके खिलाफ नहीं जा सकते। मेरी बच्ची, तुझे मैं बदनाम होता नहीं देख सकती। अगर रमेश से तेरी विरासत ना हुई तो उसके बाद तुझसे कोई विरासत नहीं लेगा। पूरा गांव जानता है, पूरा शहर जानता है कि तुम रमेश की वारिस हो। मैं माँ के गले लगकर फूट फूट कर रोने लगी थी। मैं अपना सारा गम भुला देना चाहती थी। मैं जानती थी कि मेरी माँ मजबूर थी, इसलिए उन्होंने इस फैसले की हामी भरी थी। इतने में मेरी चाची भी घर में दाखिल हुई। उनके हाथ में सोने की 2 चूड़ियां थी। उन्होंने मुझे यूं रोता हुआ देखकर कहने लगी, क्यों इतना ज्यादा रो रही हो? जैसे लग रहा है तुम्हारी विरासत जबरदस्ती की गई हो। उठो। उन्होंने प्यार से मुझे छेड़ा था। मेरे चेहरे से मेरा दुपट्टा उठाया। मुझसे कहने लगी, अरे नजर ना लग जाए मेरे भाई की पसंद को। तुम बहुत ही समझदार हो। मैं जानती थी रमेश की बहन मोहब्बत जताने आई थी, मगर उनकी बातें मेरे दिल पर वार की तरह चुभ रही थी। फिर मेरी माँ ने कहा, मेरी बच्ची अभी बहुत छोटी है, वो विरासत का मतलब नहीं समझती। तुम रमेश जी से कहो मेरी बच्ची से जोर जबरदस्ती ना करें। उसकी उम्र अभी छोटी है, वो ये सब बर्दाश्त नहीं कर सकती। तभी रमेश की बहन कहने लगी, विरासत हो गई ना उसकी, अब विरासत का मतलब भी समझ जाएगी। तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं इस सब के लिए। मेरा भाई कोई जाहिल गवार नहीं जो उसे जोर जबरदस्ती करेगा। ये लड़की मेरे भाई की पसंद है, वो जो चाहे करे, उसकी मर्जी है। तुम्हें इसमें दखल अंदाजी करने की कोई जरूरत नहीं है। और बेटी, तुम्हें अपनी विरासत को संभालना अब तुम्हारे हाथ में है। तुम छोटी उम्र का बहाना नहीं बना सकती हो। लड़कियां तो 16 साल की उम्र में ही जिम्मेदार हो जाती है, और तुम तो अभी 18 साल की हो गई हो। तुम्हें अच्छे से पता होना चाहिए कि विरासत को कैसे संभाला जाता है।
अभी तुम्हारी विरासत हुई है। सौंपने के लिए तुम्हारे पास 2 साल का वक्त है। तुम अपनी माँ से सीख कर आना कि विरासत को कैसे संभाला जाता है। रमेश की बहन की बातें मेरे दिल पर तीर की तरह चुभ रही थी। मैं चाहकर भी उनको कोई जवाब नहीं दे सकी थी। एक तो उन्होंने अपने 45 साल के भाई से मुझे विरासत सौंपवा दी। अब मुझे समझा रही थी कि विरासत को कैसे संभाला जाता है। मैं जवान थी, समझदार थी। फिर उनकी अगली बात सुनकर मैं बिल्कुल ठिठक कर रह गई थी। मेरा भाई तुमसे बात करना चाहता है, और हाँ, मेरी बात कान खोल कर सुन लो। मेरे भाई को शिकायत का कभी कोई मौका मत देना, वरना तुम जानती हो उसका अंजाम क्या हो सकता है। उनकी अकड़ू बातें सुनकर मेरा दिल दुख गया था। रमेश मुझसे बात करने के लिए आ रहा था। डर के मारे मेरे दिल की धड़कनें और तेज हो गई थी। मेरी माँ बेबस होकर घर से निकल गई थी, और इतना कहकर मेरी चाची भी घर से चली गई थी। मैं कुर्सी के सिरहाने से टेक लगाए अपने हाथों की उंगलियों को मोड़े हुए बैठी हुई थी। तभी दरवाजा खुला। रमेश घर में दाखिल हुआ। उसके घर में आते मेरे हाथ पैर सब कांपने लगे थे। उसने आते ही मुझे बड़ी प्यार से बुलाया था और आकर मेरे पास बैठ गया। कहने लगा, मन तो करता है तुम्हें अभी पूरी जिम्मेदारी सौंप दूं, लेकिन मैंने तुम्हारा 18 साल से इंतजार किया। अब 2 साल में और क्या ही हो जाएगा। मैं चुपचाप बैठकर उसकी बातें सुन रही थी। उसने जेब से एक गिफ्ट निकाला और मेरे हाथ में थमा दिया। मुझसे कहने लगा, ये इस्तेमाल करने वाली चीज है। ये कहकर मेरे पास आकर उसने मुझे गले लगा लिया। मेरा सांस तो जैसे थम सा गया था। मैं कांप सी गई थी। उसके बाद उसने अपनी बातें दोहराई। उसके इस तरह की हरकत से मैं बिल्कुल सुन होकर रह गई थी। उसकी बातें मेरे मन पर निशान छोड़ गई। इस हरकत पर मैं काम कर रह गई थी। तभी मुझसे ये कहने लगा, अब तुम इतना मुझसे डर क्यों रही हो? अब तो हम दोनों परिवार के हैं। अब मैं तुम पर पूरा हक रखता हूँ। तुम्हें मुझसे डरने की कोई जरूरत नहीं है। तुम्हें पता है ये विरासत मेरे लिए कितनी खास है। पूरे 18 साल मैंने तुम्हारा इंतजार किया। बस तुम्हें वारिस बनाने के लिए सब मुझसे कहते थे, विरासत किसी और को दे दो। लेकिन मैं तो तुमसे मोहब्बत करता था और तुम्हारे साथ परिवार की जिम्मेदारी बांटना चाहता था। तुम बहुत छोटी थी। मैं सबसे यही कहता था, उसे थोड़ा बड़ा होने दो, और तुम अब मेरी वारिस हो चुकी हो। ये सुनकर मेरी आंखों में आंसू आ गए, मगर मैं कुछ बोली नहीं। मैं हैरान होकर उसकी बातें सुनती रही। रमेश की बातें मुझे सुकून नहीं दे रही थी, बल्कि एक नए सिरे से एक नए दर्द में डाल रही थी। वो और ज्यादा मेरे करीब हुआ। तुम हमेशा याद रखना, तुम मेरे लिए बहुत जरूरी हो। बहुत जल्द तुम्हें अपने घर की जिम्मेदार बनाऊंगा। मेरे लिए 2 साल किसी जुल्म से कम नहीं। अब तुम्हें धीरे धीरे सब समझ आ जाएगा। मेरा दिल चाहा कि मैं चीख कर कहूँ कि मैं इस सब के लिए अभी तैयार नहीं हूँ, और यह भी कहना चाहती थी, ये विरासत मेरी मर्जी के खिलाफ हुई है, मगर उसके आगे मेरी जुबान नहीं खुल पा रही थी। मैं उसके सामने आंख उठाने की भी हिम्मत नहीं कर सकती थी। मैं अब चुप हो गई थी। रमेश ने एक पल के लिए मेरी चुप्पी को देखा, फिर वो अचानक आगे बढ़ा। मैंने उसे पीछे हटाना चाहा, मगर रमेश की पकड़ बहुत तेज थी। उसने झुककर फिर से मेरी बातें दोहराई। मेरी तो सांसें जैसे फिर से रुक गई थी। दिल की धड़कनें जैसे कानों में गूंजने लगी थी। हैरानी के मारे मेरी आंखें फैल गई थी। मेरा जिस्म जैसे पत्थर का हो गया हो। रमेश धीरे से मुस्कुराकर पीछे हट गया था। अभी के लिए इतना ही काफी है, और शरारत से बोलता हुआ दरवाजे की तरफ बढ़ गया। बहुत जल्द तुमसे दोबारा मुलाकात होगी। वारिस, तुम अपना ख्याल रखना। मैं तो यही बिल्कुल सुन होकर बैठी रह गई थी। हाथ में उसका दिया हुआ गिफ्ट बॉक्स था, पर उसकी बातें मेरे दिल पर बेशुमार सवाल कर रही थी। आखिर मैं उसे कैसे बच पाऊंगी? उसे समझ क्यों नहीं आ रहा? मैं इस सब के लिए अभी तैयार नहीं हूँ। अब मैं बस अपने मायके में 2 साल की मेहमान थी। 2 साल बाद मेरी जिम्मेदारी थी। यही सोचकर मेरा दिल घबरा रहा था। ये विरासत मेरी मर्जी के खिलाफ हुई थी। मैं कैसे उस अनजाने फैसले के साथ अपनी जिंदगी बिता सकती थी? ये सोचकर मेरे हाथ पर ठंडे हो रहे थे। मैं घर में ही मौजूद थी, क्योंकि रमेश ने सबको कह दिया था, अगर वारिस से मिलना चाहते हो तो घर में ही जाकर मुलाकात कर लो। इसलिए मैं अंदर ही थी। सभी मेहमान मुझसे मिलकर जा चुके थे। अब रात के साएं
और ज्यादा गहरे हो चुके थे। घर में खामोशी थी। बाहर अब पूरे गांव से मेहमान जा चुके थे। मैं पलंग पर गुमसुम सी बैठी हुई थी। मैंने अपने कपड़े बदल लिए थे। मेरा दिमाग किसी दलदल में धंस चुका था। फिर मुझे याद आया कि रमेश ने मुझे ये गिफ्ट दिया था। मैं वो बॉक्स उठाकर उसको धीरे से खोलने लगी। अंदर देखा तो एक पुरानी डायरी थी जिस पर रमेश का नाम था और कई सारी बातें लिखी हुई थी, जिसे देखकर मैं घबरा गई थी। अब क्या मुझे उससे फोन पर भी बात करनी होगी? इधर रमेश प्रिया के कॉल और मैसेज का इंतजार कर रहा था, जो प्रिया ने रमेश से बात करने की हिम्मत भी नहीं की थी। रमेश को बहुत गुस्सा भी आ रहा था। डायरी देने के बावजूद भी प्रिया के कॉल नहीं आए थे। रमेश अब बैठे बैठे यही सोच रहा था, काश वह अपनी साथ आज ही जिम्मेदारी सौंप देता। वह तो उस फैसले के बारे में कुछ सीखने के लिए उसके माँ के पास 2 साल छोड़ने का इरादा रखता था। लेकिन प्रिया इस वक्त भी इस विरासत से बहुत डरी हुई थी। रमेश ने प्रिया को एक मैसेज किया। उसके दिल की सारी बातें उस एक मैसेज में लिखी हुई थी, लेकिन प्रिया ने उसका मैसेज पढ़ने की भी हिम्मत नहीं की थी। अब रमेश को बहुत गुस्सा आ रहा था। प्रिया की इतनी हिम्मत कि वह मेरे किसी भी बात का जवाब ना दे। तो फिर उसने गुस्से में आकर मेरी माँ को फोन किया। पता नहीं माँ से रमेश ने क्या कह दिया था। माँ जल्दी मेरे घर में आई और कहने लगी, तुमने रमेश से बात क्यों नहीं की? अब वो बहुत गुस्से में है और आज ही तुम्हें जिम्मेदारी सौंपना चाहता है। माँ की बातें सुनकर मैं काम कर रह गई थी। माँ, आपने उसे मना क्यों नहीं किया? मैं अभी विरासत के लिए तैयार नहीं हूँ। हर वक्त उसकी मर्जी नहीं चलेगी। आपने उसे कुछ भी क्यों नहीं कहा? मेरी माँ बेबस थी। वह एक एहसान तले दबी हुई थी। ये आज से 20 साल पहले की बात थी, जब मेरे दादा और पापा रमेश के खेत में काम किया करते थे और रमेश बहुत अमीर जमींदार आदमी था। रमेश के पापा तुम्हारे दादा को बहुत मानते थे और उन्हें रमेश के सारे जमीनों के बारे में पता भी थी। आधा से ज्यादा खेतों को प्रिया के दादा और पापा संभालते थे। उस वक्त रमेश 27 साल का था और मेरी मम्मी पापा की शादी के 2 साल के बाद मेरी पैदाइश हो गई थी। उस वक्त रमेश 29 साल का था और मैं बहुत ज्यादा समझदार थी। मुझे रमेश ने गोद में खिलाया था। रमेश क्या, गांव में सभी लोग मुझे खिलाते थे? मैं बिल्कुल परी की तरह थी। एक दिन जब मेरे दादा की मृत्यु हुई, सभी लोग हमारे घर पर आए थे। मेरे दादा का अंतिम संस्कार किया गया था। उनकी 13वीं पर रमेश के घर वालों ने बहुत खर्च किया था और उसी दिन मेरी विरासत भी तय हो गई थी। मैं सिर्फ 2 साल की थी और रमेश मुझे दिन रात सिखाता था। मम्मी तो ये नहीं चाहती थी, लेकिन मेरे पापा बहुत खुश हुए थे। मेरी इकलौती बेटी उस हवेली की वारिस बन जाएगी। मेरी माँ इस बात को लेकर मेरे पापा से बहुत लड़ाई करती थी कि मैं अपनी बेटी को अभी पढ़ाऊंगी लिखाऊंगी। जब वो 20 साल की हो जाएगी तब उसकी विरासत के बारे में सोचेंगे। लेकिन मेरे पापा तो पक्का इरादा करके बैठे थे कि मेरी इतनी हिम्मत नहीं कि मैं रमेश को और उसकी फैमिली को इस बात के लिए मना कर सकूं, क्योंकि हम तो उनके नौकर समान हैं और अगर उन लोगों ने हम पर इतनी कृपा की है तो हमें खुशी से ये बात स्वीकार कर लेनी चाहिए। मेरी माँ को ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं थी, क्योंकि रमेश मुझसे पूरा 27 साल का बड़ा था। रमेश के घर वाले और रमेश मुझे बहुत चाहते थे। बचपन से लेकर आज तक मैं रानियों की तरह पली थी। मैं पढ़ाई भी कर रही थी। 12वीं क्लास में थी जब मेरी विरासत हो गई और मेरी माँ बहुत मजबूर थी, क्योंकि मेरे पापा की भी मृत्यु बहुत जल्द हो गई थी। उनको दिल की बीमारी हो गई थी। उनके सीने में हमेशा दर्द रहता था। हमने इस बात को नॉर्मल बात समझी और कभी चेक नहीं कराया। जब दर्द हद से ज्यादा बढ़ गया तब रमेश ही और रमेश के पिता मेरे पापा को शहर ले गए थे और जब चेक कराया तो उनके पूरे दिल में बीमारी फैल चुकी थी। उनकी बीमारी लास्ट स्टेज पर थी। उनको बचाना नामुमकिन था। अस्पताल में ही उन्होंने रमेश और रमेश के पिता से वादा कर लिया कि तुम प्रिया को अपनी वारिस बना लेना। जब पापा घर आए तो वह किसी को पहचान नहीं रहे थे, सबको भूल चुके थे। ऐसे में माँ क्या करती? माँ और मैं अकेले रह गए थे और वह मजबूर हो गई थी। मेरे पापा का क्रियाकर्म का सारा खर्चा रमेश और रमेश के घर वालों ने उठाया था। इस मजबूरी में आकर माँ ने रमेश के घर वालों को मना करने की हिम्मत नहीं की और मेरी विरासत रमेश से करवा दी। रमेश मुझे बचपन से मोहब्बत करता था, इस बात में कोई शक नहीं था,
और जब मैं 18 साल की हुई उस हवेली की वारिस बन गई थी। इसलिए मेरी माँ बहुत मजबूर थी। वह कुछ भी उल्टा सीधा कहकर मुझे और अपने आप को ज्यादा परेशानी में नहीं डालना चाहती थी। मैं रोने लगी। माँ, मैं अब इस वक्त बिल्कुल भी रमेश के साथ जिम्मेदारी नहीं चाहती। मुझे बहुत डर लग रहा है। माँ, आपने उसे मना क्यों नहीं किया? मैं अभी विरासत के बोझ के लिए तैयार नहीं हूँ। हर वक्त उसकी मर्जी नहीं चलेगी। आपने उसे कुछ भी क्यों नहीं कहा? मैं दौड़ती हुई गई और उसकी दी हुई डायरी उठाकर उसे पढ़ने लगी, लेकिन ना तो वह मेरी बातों का जवाब दे रहा था और ना ही समझ रहा था। शायद मैंने ही उसे जिद करने का गुस्सा दिला दिया था। वह मेरे किसी भी बात का जवाब नहीं दे रहा था। इधर रमेश की बहन उसको समझा रही थी कि वारिस अभी छोटी उम्र की है, डरी सहमी हुई है, वो अभी विरासत का मतलब नहीं समझ सकती, तुम्हारे फैसलों को नहीं संभाल सकती, तुम्हें कुछ दिन दूर रहना होगा, उसे विरासत का मतलब समझने दो, वो तो अभी बच्ची है ना, धीरे धीरे उसकी माँ उसे समझा देगी, तुम्हारे लायक बन जाएगी। अभी तो वह बिल्कुल भी तुम्हारे फैसलों को बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। 18 साल तो इंतजार किया है बहन उसके बड़ी होने का, अब 1 घंटा भी इंतजार नहीं कर सकता। रमेश गुस्से में बोला, मैं कुछ नहीं जानता बहन, बस मैंने अब फैसला कर लिया है कि मैं अभी इसी वक्त उसकी जिम्मेदारी सौंप दूंगा। मैं उसे विरासत का मतलब समझा दूंगा। विरासत का मतलब क्या होता है? आप सारे मेहमान को फिर से बुला लो, प्रिया को फिर से वारिस बनाने का कह दो, क्योंकि मैं अपनी वारिस को ऐसे हाल में जिम्मेदारी सौंप कर नहीं दूंगा, धूमधाम से जिम्मेदारी सौंप दूंगा। रमेश की बहन ने लाख समझाने की कोशिश की, लेकिन रमेश कुछ भी समझने या सुनने के हालत में नहीं था। रमेश का एक बार कहना एक पत्थर की लकीर जैसी समझी जाती थी। अब रमेश की बहन सब मेहमानों को फिर से इनवाइट करने लगी थी और जिम्मेदारी की शानदार एक दावत रखी गई थी। इतने में सारे मेहमान भी हवेली में आ चुके थे। इधर प्रिया और उसकी माँ परेशान नजर आ रही थी। माँ, मैं अब इस वक्त बिल्कुल भी रमेश के साथ जाना नहीं चाहती, मुझे बहुत डर लग रहा है। प्रिया की माँ उसको तसल्ली देने लगी थी। अब किसी भी हाल में तुम्हें इस फैसले को मानना ही होगा। अब तुम्हारे पास कोई रास्ता नहीं है, तुम्हें अब रमेश के साथ जिम्मेदारी लेकर जाना ही होगा। उसने रो रो कर अपना बुरा हाल कर लिया था। जब भी वह रमेश को सोचती, उसके दिल की धड़कनें तेज हो जाती। वह विरासत का मतलब नहीं समझती थी। फिर कैसे वह रमेश को संभालती, और वह जो चाहता था मैं उसे अब भी नहीं दे पाती। मेरी उम्र सिर्फ 18 साल की थी और वह 45 साल का आदमी था। मैं कैसे उसके फैसलों को संभाल पाती? मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। मैं अब चाहकर भी कुछ नहीं कर सकती थी। मुझे फिर से वारिस की तरह सजा दिया गया था। इतने में ही वह मुझे लेने के लिए फिर से मेहमानों के साथ आ गया था। मेरे लाख कोशिश के बावजूद भी मुझे अपने घर जिम्मेदारी सौंप कर ले गया था। मैं डरी सहमी उसके घर में बैठी हुई थी। उसके घर को बहुत अच्छी तरह से सजाया गया था। उसके घर में हर चीज बहुत खूबसूरत और महंगी थी। मैं डरी सहमी उसके घर में बैठी हुई थी। फूलों की खुशबू मेरे नाक से टकरा रही थी। कुछ ही पल बीता था, इतने में रमेश घर में दाखिल हुआ था। उसके आते ही मेरे दिल की धड़कनें बहुत तेज हो गई थी। मेरे हाथ पैर कांप रहे थे। वो धीरे धीरे मेरे पास आ रहा था। मुझसे कहने लगा, अब मैं और ज्यादा 1 मिनट भी खराब नहीं कर सकता। 18 साल का इंतजार बहुत लंबा था तुम्हें इस घर में पाने के लिए, और तुम हो कि उल्टा मुझे ही नखरे दिखा रही हो। अब तुम्हारा एक नखरा भी मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। तुम मेरी वारिस हो, तुम्हारा नाम मेरे साथ जुड़ चुका है। अब तुम्हारा फर्ज बनता है तुम मुझे संभालो। उसकी बातें ही मुझे और ज्यादा डर में डाल रही थी। मैं लड़खड़ाती जुबान से कहने लगी, देखो रमेश जी, मैं अभी इस सब के लिए तैयार नहीं हूँ। मुझे इस सब के बारे में थोड़ा भी नहीं पता। मैं अभी विरासत की जिम्मेदारियों में पड़ना नहीं चाहती। मुझे विरासत का मतलब भी नहीं पता, तो मैं कैसे आपको संभाल सकती हूँ? मेरी हालत को आप समझने की कोशिश करो। मैं बिल्कुल भी आपसे इस वक्त इस रिश्ते की शुरुआत नहीं कर सकती। बस अब तुम्हारी कोई भी ड्रामेबाजी नहीं चलेगी। चलो उठ जाओ, ये किताब पढ़ लो। मैं 1 मिनट भी तुम्हारे फालतू के बातों से अपना वक्त बर्बाद नहीं करना चाहता। जाओ, जाकर जल्दी से पढ़ लो। अब की बार मैं रोने लगी। उस किताब को देखकर मेरे हाथ पैर सब कांप रहे थे।
चलो उठ जाओ, शाबाश, जल्दी से उठो, ये किताब पढ़ लो, आज तुम्हें सख्त सलाह दूंगा। तुम्हारी इतनी हिम्मत की, मेरे इतने मैसेज कॉल के बाद भी तुमने मेरा एक मैसेज कॉल का भी जवाब नहीं दिया। मैं तो उसकी बातें सुनकर कांप रही थी। प्लीज मुझे ये नहीं पढ़ना, मुझे बहुत शर्म आती है। मैं नहीं पढ़ सकती तो कोई बात नहीं, मैं पढ़ा देता हूँ। चाचा हूँ तुम्हारा। मैं डर गई, इससे पहले कि मैं खुद पढ़ूं। जैसे ही रमेश मेरे करीब आया, मैं तो पहले ही बहुत डरी हुई थी, और जैसे ही रमेश ने मेरे साथ विरासत सौंपी तो मैं बेहोश हो गई थी। जब मुझे होश आया तो मैं अपनी चाची के कमरे में थी। धीरे धीरे मैंने आंखें खोली। मेरी चाची मेरे पास मौजूद थी। मेरी चाची कहने लगी कि तुम्हें घबराने या डरने की जरूरत नहीं। अब से जब तक तुम नहीं चाहोगी, रमेश तुम्हारे पास भी नहीं आएगा, और जब तक तुम मेरे कमरे में रह सकती हो। चाची की ये बात सुनकर मैं बड़ी तसल्ली में हो गई थी। अब मैं रमेश को उस शाम के बाद से उस हवेली में नहीं देख रही थी। शायद रमेश बहुत शर्मिंदा हो गया था। सब घर वाले उसका बहुत मजाक उड़ाने लगे थे। शायद इसी शर्म की वजह से उसने इस हवेली को छोड़ दिया था कि मैं उस शाम बेहोश हो गई थी। मुझे उस शाम से बहुत डर लगा था, इसलिए शायद वह मुझसे दूर हो गया था। लेकिन मैं भी क्या करती, छोटी उम्र थी, इसलिए इन बातों में काफी डर गई थी। इसी तरह कई दिन बीत गए थे और 2 महीने हो गए थे, लेकिन रमेश का कोई अतापता नहीं था। मैं परेशान सी हो गई थी। अब मेरे दिल में भी रमेश के लिए थोड़ी सी फिक्र पैदा हो रही थी। मुझे भी अब पता चल रहा था, परिवार के बिना जिंदगी अधूरी होती है। इतना चाहने वाले चाचा को मैं खोना नहीं चाहती थी। मैं मानती हूँ कि मुझे विरासत की शाम से डर लगा था, लेकिन अब मुझ में हिम्मत आ चुकी थी। अब मैं रमेश से मिलना चाहती थी, उससे बात करना चाहती थी, उसे वो सब कुछ देना चाहती थी जिसका वह हकदार था। मैंने अपने डर को भगा लिया था। जितनी बदनामी रमेश की हुई थी, उससे ज्यादा बदनाम तो मैं हो गई थी। सभी लोग मुझे इतना ताना मारते थे कि तेरी पैदाइश से लेकर 18 साल तक उसने तेरी चाहत में विरासत नहीं दी। वो चाहता तो तुम्हारे जैसी कई लड़कियां उसकी वारिस बन चुकी होती। उसने सिर्फ तुमसे प्यार किया था। उस शाम उसका प्यार ज्यादा ही रंग ले आई थी, इसीलिए तुम बेहोश हो गई थी। मुझे ये बात सुन सुनकर खुद में शर्म महसूस होने लगी थी, लेकिन रमेश को कोई अतापता नहीं था। मैं अपनी चाची से भी ये सब पूछना चाहती थी, क्योंकि मुझे ये बातें करने में बहुत शर्मिंदगी महसूस होती थी। छुपते छुपाते मैंने अपनी चाची का मोबाइल उठाकर रमेश को कॉल मिलाने लगी तो आगे से उसकी आवाज सुनकर मैं चुप हो गई थी। मेरे गले से आवाज ही नहीं निकल रही थी। घबराते हुए मैंने फोन बंद कर दिया। शर्माते शर्माते मैंने अपनी चाची से बात की। उनसे कहना चाहती थी कि रमेश को हवेली में बुलाएं। मैं उनकी वारिस बनकर उनके साथ जिम्मेदारी निभाना चाहती हूँ। मैं रमेश से पूरे हक से मिलना चाहती हूँ। जब ये बात मैंने अपनी चाची को कही तो वह बहुत खुश हो गई और रमेश को कॉल करने लगी। जब मेरी चाची ने ये बात कही तो रमेश भी शायद खुश हो गया था। अब मैं पूरे हक से उसके कमरे में रमेश का इंतजार करते हुए बैठी हुई थी। रात के 2 यूं बज रहे थे। रमेश कमरे में दाखिल हुआ। मैं उसे पूरे 2 महीने के बाद देख रही थी। उसकी आंखों में चमक थी। मैंने पहले उसके पैर छुए। वो मुस्कुराकर मेरे सर पर हाथ रखकर मुझे आशीर्वाद दिया, और फिर मैंने उसे पूरे हक से उसकी हो गई थी। इतने सालों की इच्छाओं को आज वो पूरे हक से ले रहा था। मैं भी उसे अपना चुकी थी। अब वो पूरे हक के साथ उसने अपना हक वसूल किया था। अब मैं भी दिल के डर को हटाकर रमेश की हो चुकी थी। 18 साल का इंतजार की मोहब्बत आज रंग ले आई थी। मोहब्बत करने वाले इंसान खुशकिस्मत इंसानों को ही मिलते हैं, इसलिए उन्हें खोना नहीं चाहिए। मैं भी रमेश को पाकर बहुत खुश हुई थी। 1 साल के बाद रमेश के परिवार में नई खुशियाँ आई, जो कि सबके लिए आशीर्वाद थी, और वह बिल्कुल रमेश जैसी थी। रमेश मुझे बहुत चाहता था। शायद मैं दुनिया की सबसे पहली लड़की हूँ जिसका चाचा इतना चाहता है। और मेरी वीडियो आप लोग जहाँ कहीं से भी देखते हैं, कमेंट में अपने शहर का नाम और राज्य का नाम जरूर बताइए। मुझे आप लोगों के कमेंट पढ़ने में बहुत आनंद आता है, और उन सभी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ जो लोग मेरी वीडियो को देखते हैं, लाइक करते हैं और शेयर करते हैं। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा
और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कर ले। मिलते हैं हम अपनी कल की एक और नई दिलचस्प कहानी के साथ। मुझ पर सदा अपना प्यार और समय बनाए रखें। सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार दोस्तों। खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। कहानी का सबक ये है कि परिवार की जिम्मेदारियां और विरासत को कभी जबरदस्ती नहीं थोपा जाना चाहिए। जो गलती करता है, जैसे रमेश ने शुरू में जोर जबरदस्ती की, उसे अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने पछतावा किया। उसने धैर्य रखा और बदल गया। इसी तरह डर और मजबूरी में लिए फैसले कभी खुशी नहीं देते, लेकिन समय के साथ समझ और मोहब्बत से सब ठीक हो जाता है। हमेशा धैर्य रखो और परिवार में विश्वास बनाओ।